दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं जो एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसने अकेले अपने दम पर सिंगल हैंडेडली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया। आज की ये कहानी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जिसने कोल्ड वॉर के वक्त वो कारनामे कर दिखाए जिसको करने में दुनिया की मोस्ट पावरफुल खुफिया एजेंसीज जैसे कि CIA और MI6 भी फेल हो गई। आज की ये कहानी दुनिया के नक्शे पर बने एक छोटे से देश इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम पर है। कई देशों की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज जैसे कि अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6, इंडिया की रॉ और रशिया की KGB आदि के नाम तो हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मोसाद का नाम पहली बार सुना हो, क्योंकि ये इंटेलिजेंस सर्विस जितनी खूंखार है इसके कारनामे उतने ही रहस्यमय तरीकों से किए जाते हैं। खैर, मोसाद के नाम पर सैकड़ों कामयाबी की दास्तानें भरी पड़ी है। कहा जाता है कि जो मोसाद की नजरों में चढ़ गया उसका बचना नामुमकिन है। मोसाद की हिट लिस्ट में से बच के निकलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। मोसाद की पहुंच दुनिया के हर उस कोने में फैली हुई है जिन देशों को इजराइल अपनी टेरिटरी और नागरिकों के लिए एक खतरे की तरह देखता है। कहते हैं कि ये अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालता है और मार गिराता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो एक नाजी वॉर क्रिमिनल एडोल्फ इचमैन को मोसाद ने 16 मई 1960 को अर्जेंटीना में ढूंढ निकाला और उसे इजराइल में लाकर उसका ट्रायल करवाया, और इसकी भनक उन्होंने अर्जेंटीना की सरकार तक को नहीं लगने दी। आमतौर पे ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मोसाद को ऐसे कामों में महारत हासिल है। मोसाद का की प्रिंसिपल है किल एंड फ्ली, यानी कि दुश्मनों को मारकर गायब हो जाना। ये अपने दुश्मनों का तब तक पीछा करते हैं जब तक कि दुनिया भर में फैले हुए उनके नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह ना कर दे। ऐसा इसलिए कि यहाँ मोसाद का मकसद केवल अपने दुश्मनों को खत्म करना नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ इजराइल के खिलाफ सिक्योरिटी थ्रेट पोज करने वाले उन लोगों के दिल में भी एक खौफ पैदा करना भी होता है। और इसीलिए दुनिया भर में मोसाद को एक किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस खुफिया एजेंसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। आज हम देखेंगे कि इजराइल को क्यों इस खूंखार एजेंसी की जरूरत पड़ी, कैसे इस एजेंसी की शुरुआत हुई और ये किस तरह से काम करती है, और साथ ही साथ आज हम इसके कुछ खुफिया कारनामों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि सदियों से ज्यूइश कम्युनिटी के लोग अपने लिए एक अलग देश यानी कि इजराइल का निर्माण करना चाहते थे, और वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर द्वारा किए गए नरसंहार के बाद ये आग और भी ज़्यादा भड़क गई। खैर, साल 1948 में इजराइल की स्थापना हुई, और ये बात तो जग जाहिर है कि इस बात से इजराइल के आसपास बने अरब कंट्री के साथ उसके रिलेशन हमेशा के लिए खराब हो गए। तो अब ये न्यूली फॉर्म ज्यूइश कंट्री चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था। ऐसे में इजराइल की सिक्योरिटी के ऊपर हर समय खतरा बना रहता था, और यहाँ तो बात थी उसके अस्तित्व की। इसी वजह से इजराइल ने अपने डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की ठानी कि कोई भी देश उसकी टेरिटरी और उसके नागरिकों के ऊपर आंख उठा के भी ना देख सके। और ऐसे ही हालातों में नींव पड़ी मोसाद के जन्म की। इजराइल के लिए मोसाद की कीमत का अंदाजा आप अरब इजराइल युद्ध में इजराइल को मिलती हुई आई जीतों से लगा सकते हैं। जी हाँ, इजराइल की इन सभी जीतों के पीछे मोसाद का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और आज भी इजराइल अपने नागरिकों के ऊपर आने वाले हर संकट का मुंह तोड़ जवाब देता है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट ऐसा ही एक खास उदाहरण है, जब मोसाद ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सारी हदें पार कर डाली थी। इस ऑपरेशन में क्या हुआ वो अभी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। खैर, इस एजेंसी को बनाने का प्रस्ताव हेगेना के एक सीनियर कमांडर रियूवेन सिलोहा ने इजराइल के पहले और उस वक्त के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरोन के सामने रखा। इसी के चलते डेविड बेन गुरोन ने 13 दिसंबर 1949 को मोसाद की स्थापना की। उस समय इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेशन था। फिर साल 1951 में इसका नाम बदलकर मोसाद कर दिया गया, और इसी के साथ इसे PM ऑफिस के अधीन कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मोसाद के सफर की शुरुआत इजराइल के बनने से भी पहले शुरू हो चुकी थी। दरअसल यूरोप में हिटलर और नाजी फोर्सेस का सामना करने के लिए ज्यूइश के द्वारा साल 1930 और 1940 के दौरान कई सैन्य संगठन का निर्माण किया गया, और उनकी सहायता के लिए हर सैन्य संगठन में एक खुफिया एजेंसी भी बनाई गई। इन्हीं में से एक सैन्य संगठन का नाम था हगेना, जिसकी खुफिया एजेंसी का नाम था साई की स्थापना साल 1940 के आसपास हुई थी। साल 1948 में इजराइल के फॉर्मेशन के बाद मोसाद की स्थापना में साहिल का काफी बड़ा रोल था। दूसरे शब्दों में कहें तो साई का स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन ने मोसाद के नाम के अंडर काम करना शुरू किया। इसकी अथॉरिटी की बात करें
तो र्यूवेन चिलोवा इसके पहले डायरेक्टर बने। वो साल 1952 में रिटायर हो गए और उनके बाद मोसाद की कमान संभाली इसर हारेल ने। हारेल की लीडरशिप में ही मोसाद को इतनी खूंखार एजेंसी के रूप में तब्दील किया गया। तो दोस्तों ये कहानी थी मोसाद के जन्म की। अब उसके खुफिया कारनामों पर पहुंचने से पहले एक नज़र डालते हैं उसके स्ट्रक्चर पर। आज इजराइल में 3 खुफिया एजेंसी है। पहली इजरायली आर्मी की सीक्रेट एजेंसी अमन, दूसरी डोमेस्टिक सिक्योरिटी सर्विस सिनबैट और तीसरी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि मोसाद। मोसाद का मूल मकसद है आतंकवाद को खत्म करना, देश के लिए खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करना और देश के दुश्मनों को खत्म करना है। और इसके लिए मोसाद के एजेंट्स को खुली छूट दी गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाकी की 2 एजेंसियों की तरह मोसाद का मकसद, ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स, मिशंस, पावर्स और बजट किसी भी कानून के तहत डिफाइन नहीं किया गया है। इसीलिए वो किसी भी लेवल पे जाकर बिना किसी बंदिश के अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। इसका एनुअल बजट लगभग $2.73 बिलियन के आसपास है और इसमें करीब 7,000 लोग काम करते हैं और इसी वजह से इसका नाम दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी की लिस्ट में आता है। मोसाद का एक एजेंट कई सैनिकों के बराबर होता है, जो अकेले ही किसी भी बड़े से बड़े ऑपरेशन और मिशंस को अंजाम देने में सक्षम होता है। क्योंकि मोसाद के एजेंट्स का सिलेक्शन बहुत लंबे और कठिन परीक्षण के बाद ही होता है। इजराइल में उनको कई सालों तक ट्रेनिंग दी जाती है। ये मोसाद के एजेंट्स के कारनामे ही हैं जिसकी वजह से मोसाद को दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसी माना जाता है। खैर, मोसाद का हेडक्वार्टर टेल अवीव में मौजूद है और उसके करंट डायरेक्टर योसी कोहेन है। तो ये थी मोसाद की कहानी। अब यहाँ तक आते आते आप जरूर मोसाद के कारनामे सुनने के लिए बेताब हो रहे होंगे। तो चलिए अब उसके कुछ चुनिंदा ऑपरेशंस और मिशंस के बारे में बात करते हैं। भले ही साइज में इजराइल भारत के मिजोरम राज्य के बराबर है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम, लेकिन उसके डिफेंस और इंटेलिजेंस फोर्सेस के कारनामे इतने बड़े हैं कि बड़ी सुपर पावर्स भी उसके सामने घुटने टेक दे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोसाद ने अपने 73 साल की जर्नी में मोसाद अब तक करीब 2700 ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। और तो और इजरायली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रोनेन बर्गमैन का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी वेस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन में इजराइल ने सबसे ज्यादा हत्याएं की है। और ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक राइज एंड किल फर्स्ट में साफ शब्दों में लिखी है। खैर, ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उसके सभी ऑपरेशन के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे चुनिंदा ऑपरेशंस और मिशन के बारे में जानेंगे जिसके चलते आज पूरी दुनिया मोसाद का लोहा मानती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। बात है 27 जून 1976 की। इजराइल से एक प्लेन ने फ्रांस के लिए उड़ान भरी जिसमें इजराइल के करीब 100 नागरिक मौजूद थे। उड़ान के कुछ ही घंटों बाद ये खबर आई कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और ये हाईजैकिंग की गई थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन नाम के एक फलस्तीनी आतंकवादी संगठन के द्वारा। फिर इस प्लेन को डाइवर्ट करके युगांडा के इंतबे एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। वहां युगांडा के तानाशाह ने भी हाईजैकर्स का साथ दिया। इन आतंकियों ने इजराइल से उसके नागरिकों के बदले अपने कुछ साथी जो इजराइल की जेल में बंद थे उनको छोड़ने की मांग की। लेकिन मोसाद का एक सिद्धांत है कि वो कभी भी आतंकवादियों के साथ नेगोशिएट नहीं करता और यहीं से शुरुआत हुई ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। इस ऑपरेशन के चलते मोसाद ने उस एयरपोर्ट पर हमला किया और केवल 90 मिनट के अंदर अपने सभी नागरिकों को वहां से छुड़ाकर सुरक्षा के साथ अपने देश वापस ले आए। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में मोसाद की वाहवाही हुई। इसी तरह मोसाद का एक और ऑपरेशन था ऑपरेशन डायमंड। 1960 के दशक में दुनिया भर में रशिया के मिग-21 विमान का बोलबाला था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय अमेरिका की CIA भी इसको हासिल करने की कई नाकाम कोशिश कर चुकी थी। CIA के फेल हो जाने के बाद इस विमान को चुराने की जिम्मेदारी दी गई मोसाद को। पहली 2 कोशिशें तो मोसाद की भी फेल हो गई, लेकिन आखिरकार 1964 में की गई तीसरी कोशिश में उसने ये कर दिखाया। इस ऑपरेशन में मोसाद की एक फीमेल एजेंट भी शामिल थी और उसी ने पहले तो मिग-21 के पायलट को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसको अपना दोस्त बनाया और फिर उसको ये प्लेन इजराइल तक लाने के लिए मना लिया। तो जो काम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA नहीं कर पाई, वो काम मोसाद ने कर दिखाया। अब अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड और ये ऑपरेशन म्यूनिक टेरर अटैक से कनेक्टेड है। तो ये बात है साल 1972 की, जब जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जा रहा था। बाकी देशों की तरह इजराइल के खिलाड़ी भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन इसी दौरान कुछ आतंकियों ने
इसराइल के 11 खिलाड़ियों के ऊपर जानलेवा हमला किया। इस हमले को म्यूनिक मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। इस अटैक के पीछे पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO और फतह से जुड़ी ब्लैक सितंबर नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने आया। बस फिर क्या था, मोसाद के कमांडोज ने अपना जंजाल बिछाया और 20 साल तक चले इस ऑपरेशन के दौरान उन सभी आतंकियों को दुनिया के अलग अलग कोने से ढूंढ निकालकर मार गिराया। वैसे तो अभी तक आप मोसाद के हैरत अंगेज कारनामों से रूबरू हो ही चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको इसका हाल ही में किया गया एक और कारनामा सुनाना चाहूंगा, जिसके चलते फिर एक बार मोसाद दुनिया की नजरों में आ गया। लेकिन इस बार उसका टारगेट कोई और आतंकवादी नहीं बल्कि ईरान का एक जाना माना न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। बात है 27 नवंबर 2020 की, जब खुलेआम तेहरान की सड़कों पे ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजदे को गोलियों से भूनकर मार दिया गया। मोहसिन फखरीजदे कोई और नहीं बल्कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले एक टॉप के साइंटिस्ट थे। हालांकि इजराइल ने इसमें अपनी किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया, लेकिन BBC की रिपोर्ट के अनुसार इस अटैक को जिस तरह से और हाईटेक हथियारों के साथ किया गया, उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मोसाद है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात पर गौर करने की जरूरत है, और वो ये कि इन सभी कामयाबियों के साथ साथ मोसाद का नाम कई ह्यूमन राइट वायलेशन और अब्यूज के केस दर्ज हैं, और ये इल्जाम अनलॉफुल किलिंग, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, मास स्ट्राइक्स और एब्यूजिव डिटेंशन के रूप में सामने आते हैं। और तो और इजराइल के हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते मोसाद अपने ऑपरेशंस और मिशंस में सोफिस्टिकेटेड हाई टेक हथियारों का यूज करता है, जो और भी ज्यादा जानलेवा होते हैं, और ये सब किया जाता है इजराइल की सिक्योरिटी के नाम पर। अब ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कितना सही और कितना गलत, ये एक अलग डिबेट है। खैर दोस्तों, ये कहानी थी मोसाद की और उसके कुछ खुफिया कारनामों की। अगर आप मोसाद से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग किस्से, कहानियां या ऑपरेशंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।